साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारा टेस्ट एसएससी जीडी का जीएस का टेस्ट, ठीक है, जिसमें पूरे 20 क्वेश्चन है, पूरे 20 सवाल हैं जो एसएससी जीडी में आते हैं, ठीक है। तो आप इन सवालों को देखिए और इन सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है। फिर उनका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि किस टाइप से एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं जीडी में, या ये सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। पहला सवाल है कि संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर ... के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन आ रहे हैं आपके मानिक नाथ राय चौधरी, देवेंद्र राय चौधरी, संतोष नाथ रॉय, मनमथ नाथ रॉय चौधरी, ठीक है। तो ये जो है 4 ऑप्शन है बेटा आपके सामने, और आप जो है अपना आंसर लगाइए। 2 सेकंड का आपके लिए समय है, अपना आंसर लगाइए। सवाल दोबारा सुन लीजिए। संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर ... के नाम पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो बेटा इसका सही आंसर है मनमथ नाथ रॉय चौधरी। इन्हीं के नाम पर संतोष ट्रॉफी का नाम रखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी का नाम किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पर रखा गया है, तो मनमथ नाथ रॉय चौधरी, ठीक है। देखिए, और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 से हुई थी। नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो संतोष के सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है, तो सर्विसेज ने जीती है। और कौन हारा है, तो गोवा को फाइनल में हराया गया था, ठीक है। ये भी याद रख लें। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 से। किसके नाम पर नाम रखा गया था, तो नाम रखा गया है संतोष के सर मनमथ नाथ राय चौधरी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। 2023-24 की जो संतोष ट्रॉफी है वो किसने जीती है, तो सर्विसेज ने जीती है। किसको हराकर, गोवा को हराकर। चलिए, अगला सवाल ये है आपके सामने। कह रहे हैं एलन बोर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। एलन बोर्डर मेडल किस खेल में दिया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या पोलो। 4 ऑप्शन है। 2 सेकंड के समय में कॉपी पेंसिल लीजिए। 2 सेकंड के समय में अपनी कॉपी पर अपना आंसर लगाइए, ताकि आप ये भी चेक कर पाएँ कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हो गए हैं, ठीक है। तो रेडी हैं। अब मैं बार बार बीच बीच में आपसे बात नहीं करूँगा, आपको अपना जवाब लिख लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, ठीक है। चलिए, एलन बोर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। 4 ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और पोलो। 2 सेकंड का समय है। चलिए भैया, इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका संबंध है क्रिकेट से। एलन बोर्डर मेडल किस खेल में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है। फैक्ट देख लीजिए, एलन बोर्डर कौन थे। एलन बोर्डर मेडल, देखिए, एलन बोर्डर ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे। इन्हीं के नाम से ऑस्ट्रेलिया एलन बोर्डर मेडल देती है। तो एलन बोर्डर कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और एक महान क्रिकेटर रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर
इस मेडल का नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए इन दोनों के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रॉफी होती है, टेस्ट क्रिकेट होता है, उसे कहते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो देशों के बीच में एक ट्रॉफी होती है जिसे कहते हैं बॉर्डर गावस्कर। तो ये बॉर्डर नाम किसके नाम पर है? एलन बॉर्डर के, जिनके नाम से एलन बॉर्डर मेडल दिया जाता है। और गावस्कर नाम किसका है? तो ये भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर हैं। ठीक है, तो भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर एलन बॉर्डर, दोनों के नाम से एक ट्रॉफी होती है। ठीक है, इस बार ट्रॉफी का आयोजन जो है एलन बॉर्डर ट्रॉफी का आयोजन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन जो है क्रिकेट के लिए होता है और अब की बार वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बड़े निगम, सरकारी एजेंसियां, विदेशी निवेशक, कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों। 2 सेकंड में आप अपना जवाब दीजिए। A, B, C, D 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है आपकी नज़र में, आप लगा लीजिए। तो बताते हैं फिर भाई। इसका सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर है कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों के लिए क्या होता है? सूक्ष्म ऋण दिया जाता है, सूक्ष्म वित्त दिया जाता है। सूक्ष्म वित्त दिया जाता है किसके लिए? कम आय वाले लोगों के लिए और कारोबारों के लिए। देखिए इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है देखिए। सूक्ष्म वित्त कह रहे हैं 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को दिया गया ऋण सूक्ष्म वित्त कहलाता है। ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम होती है, उनको जो कर्जा देती है बैंक या सरकार है, उनको सूक्ष्म वित्त ऋण कहते हैं। ठीक है, यह ऋण कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों के लिए दिया जाता है। कह रहे हैं भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत 1974 से हुई थी, गुजरात से। ठीक है, स्वयं नियोजित महिला संघ ने शुरुआत करी थी, जिसे कहा जाता है सेवा, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? सेवा। तो याद रखें सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में गुजरात से। सेवा मतलब सुनियोजित या स्वनियोजित महिला संघ ने करी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त 2024 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त 2024 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आपको क्या करना है, अपना आंसर लगाइए 2 सेकंड में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को हो चुके हैं बेटा 10 साल पूरे। 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में और क्या क्या सवाल बन सकते हैं उनको भी देख लें एक बार हम। तो देखो बेटा, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, PM प्रधानमंत्री JDY जनधन योजना क्या है? इसमें देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है इसके, मैं बताता चलूँ आपको। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता।
पूछा जा सकता है कि मेरा खाता भाग्य विधाता ये किस योजना का नारा है। कितने वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं? तो पूरे कर लिए हैं इसने 10 वर्ष। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 53 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए हैं। और ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाते किस राज्य में खुले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ज़रूर नोट डाउन आप कर लेना, क्योंकि ये सवाल आने की संभावना रहती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का टारगेट क्या था, मैं आपको बताता हूँ। गांव में वो लोग जो गरीब हैं उनके बैंकों में खाते नहीं हैं, तो उन्हें कर्ज लेने के लिए बैंक भी उनको कर्ज नहीं देता था, वो साहूकारों के पास जाते थे। साहूकारों का जो ब्याज होता था वो दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता था, जिससे वो किसान जो है गरीबी में से और गरीबी में निकल जाता था। ठीक है, और गरीबी में निकल जाता था। सरकार ने क्या काम करा है, उन सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई हैं, है ना। उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। ठीक है, रुपए कार्ड भी उनको दिया गया है। ठीक है, हाँ वो लोग। और दूसरी बात यह है कि देखिए सरकार क्या करती है, जनधन खाते हैं या आपका अकाउंट अगर बैंक में है तो सरकार जो भी वित्तीय सहायता आपको देगी वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा, ना कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो बंदर मांट कर लेते हैं। तो उनसे भी बचाने में बैंकिंग की या इन खातों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल मैंने बता दिए हैं कि अब तक जो है 53 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं और सबसे ज़्यादा खाते उत्तर प्रदेश में खुले हैं। 10 साल पूरे हो गए हैं। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका नारा है। अगस्त 2014 में सरकार ने इसको शुरू किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? अभी ये पेरिस में ओलंपिक हुआ है, तो इसका जो समापन समारोह हुआ है इसमें ध्वजवाहक कौन बने हैं? पहले ऑप्शन में है मनु भाकर व अमन सहरावत, बी में है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, तीसरे में है मनु भाकर और नीरज चोपड़ा, चौथे में है मनु भाकर व पी श्रीजेश। कौन बने हैं? 2 सेकंड में अपना जवाब लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर। ABCD जो भी ऑप्शन सही हो वो आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक जो बने हैं समापन समारोह में, उनमें एक मनु भाकर हैं जो कौन सा खेल खेलती हैं बेटा? निशानेबाजी। और एक पी श्रीजेश हैं या PR श्रीजेश हैं जो खेलते हैं हॉकी, और ये हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं भारत में, और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, हॉकी से संन्यास की। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं जो एग्जामिनर मालूम कर सकता है। कह रहे हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। तो उद्घाटन जो हुआ था, देखिए उद्घाटन जब हुआ था पेरिस ओलंपिक का, तो एक तो PV सिंधु ने झंडे को लेकर चली थी आगे, और एक अचंता शरत कमल। PV सिंधु बैडमिंटन का खेल खेलती हैं और अचंता शरत कमल जो वो टेनिस खेलते हैं। PV सिंधु जो है वो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते उन्होंने। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला PV सिंधु बैडमिंटन, अचंता शरत कमल टेनिस के प्लेयर हैं, और ये दोनों ध्वजवाहक बने थे जब उद्घाटन समारोह था पेरिस ओलंपिक का। समापन समारोह में कौन कौन जो है वो ध्वजवाहक बने हैं? तो देखिए समापन समारोह में आखिर में मनु भाकर निशानेबाजी और PR श्रीजेश हॉकी। ये नोट करा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेते हैं। सवाल ये बनता है कि भारत की प्रथम ध्वजवाहक कौन है? ओलंपिक में भारत की पहली ध्वजवाहक कौन थी? ओलंपिक में पहली बार किसने भारत के झंडे को फहराया था? ठीक है, तो पूर्णा बनर्जी 1920 में, और वो प्लेयर थी एथलेटिक्स की। ये सवाल आपसे SSC मालूम कर सकती है, GD में आ सकता है। ठीक है, कि पहली बार भारत का
ओलंपिक में झंडा फहराया था वो किसने फहराया था? ठीक है, ध्वजवाहक कौन बना था? तो पूर्णा बनर्जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल ये लिखा गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन है 1916, 1926, 1936, 1906। 2 सेकंड है, आप अपना आंसर लगाइए। तो बेटा सही आंसर है इसका 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, या यूं कहें कि गरम दल और नरम दल जो है उनके बीच में समझौता हुआ था। दोनों एक हो गए थे, विलय हो गया था गरम दल और नरम दल वालों का। ठीक है, चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट और बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे संबंधित जो डिटेल है, लखनऊ समझौता या इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट, कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। ये नाम याद रखना कि लखनऊ समझौता जब हुआ था या कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो कौन व्यक्ति उस समय अध्यक्ष था? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, अर्थात गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि जो कैग होता है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका कार्यकाल ऑप्शन है 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। 2 सेकंड में आप अपने सवाल का जवाब लिखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष। राइट आंसर है कितना? 6 वर्ष। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित और जीडी में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और जीडी में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बेटा? तो 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो उसे हम कहते हैं 6 वर्ष, या तो कह दो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 ईयर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। करेक्ट। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 साल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल। और देखें, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है भैया? क्योंकि एक राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति उसे कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं, है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी का निश्चित नहीं है। हाईकोर्ट वालों का 6 साल या 62 वर्ष की उम्र तक। राज्यपाल का निश्चित नहीं है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और बेटा देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, विधानसभा वालों का 5 साल, मुख्यमंत्री का कोई निश्चित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक।
राज्यसभा के मेंबर्स का होता है कितना बेटा, 6 साल। लोकसभा के मेंबर्स का होता है 5 साल। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5-5 साल। जीडी में ऐसे कार्यकाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक लिस्ट बनाकर आपके सामने उन सवालों को रख दूं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है। इनमें से कौन सा सवाल ऐसा है जो असम से संबंधित है, कौन सा त्योहार है जो असम का है। ऑप्शन लिखे हुए हैं, ओणम है, तीज है, छठ है और बिहू है। 2 सेकंड में अपना जवाब लगाइए, 2 सेकंड में जवाब दीजिए। अपनी कॉपी पे ABCD लिखते रहिए जो आपका सही हो। तो देखिए, ओणम, तीज, छठ और बिहू। तो असम का एक त्योहार भी है, नृत्य भी है, बिहू। ठीक है, बिहू। देखो मैंने यहाँ पर 5 जो हैं वो त्योहार लिखे हैं, उनको देख लो। धीरे धीरे करके सब याद करा दूंगा मैं, चिंता ना करो। ओणम कहाँ का त्योहार है, केरल का। पोंगल कहाँ का त्योहार है, तमिलनाडु का। छठ पूजा कहाँ की फेमस है, बिहार की। बिहू कहाँ का फेमस है, असम का। तीज कहाँ मनाई जाती है, तो हरियाणा और राजस्थान में। वैसे तीज मतलब सावन की जो तीज होती है ना, हाँ, वो सब जगह इम्पोर्टेंट है, फिर भी हरियाणा और राजस्थान में कुछ भव्य रूप से लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं और क्या कह रहे हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। हाँ, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, कह रहा है राई किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य राई है। राई याद अगर आ रहा होगा, ठीक है, हाँ, तो हौसले बुलंद हों। ठीक है, हाँ, हौसले भी बुलंद हों तो लोग राई का पर्वत बना देते हैं। राई का पर्वत, हौसले बुलंद हो, बुंदेलखंड। अब थोड़ा लॉजिक लगा लीजिए। चलिए, राई किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, महाराष्ट्र। 2 सेकंड में अपना जवाब लगाइए। 1, 2। मध्य प्रदेश। मैंने अभी बताया था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हाँ मिला जुला एरिया है बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड में राई नृत्य होता है। ठीक है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का राई नृत्य होता बुंदेलखंड। 5 मैंने नृत्य लिखे हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। 5-5 करके ही मैं आपको ढेर सारे बताता चला जाऊंगा, बस आप 5-5 करके याद करते रहें, समझते रहें चीज़ों को। बिहू, हाँ देखिए, राई नृत्य कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। और एक कलाकार हुए हैं राम सहाय पांडे, ये जरूर याद रख लें। राम सहाय पांडे राई नृत्य के एक प्रमुख कलाकार थे और इन्होंने ही राई नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। राई नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो राम सहाय पांडे ने राई नृत्य को क्या बनाया था बेटा, लोकप्रिय बनाया था। ठीक, बिहू कहाँ का मैंने बता दिया, बिहू त्योहार भी है और बिहू नृत्य भी है असम का। चूफाट कहाँ का है, तो चूफाट नृत्य कहाँ का बेटा, तो चूफाट नृत्य है सिक्किम का। लाबड़ी कहाँ खेलते हैं, लाबड़ी कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। और घूमर कहाँ का नृत्य है, तो वो है राजस्थान का। देखिए मैं आपको बता दूं, जीडी के लिए आप जो है नृत्य, त्योहार, ये सब थोड़े थोड़े करके पढ़ते रहेंगे, जो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी बनाकर रखिए चीज़ों को लर्न करने की, चीज़ों को रिवाइज करने की, चीज़ों को समझने की। ठीक है, यूं करके पेपर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, इतने सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगले सवाल में कह रहे हैं कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या मौर्य काल। 2 सेकंड में अपना जवाब लिख दीजिए, A, B, C, D। तो सही आंसर है बेटा इसका, पता भी है सब बच्चों को, सही आंसर है गुप्त काल। कौन सा है, गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। और क्या क्या फैक्ट हैं उनको भी देख लीजिए।
देखिए कह रहे हैं, याद रखें क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं भारत का स्वर्णकाल गुप्त काल, हिंदी का स्वर्णकाल अकबर का काल, हिंदी का चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का काल, और संस्कृत का स्वर्णकाल भी गुप्त काल को कहा जाता है। संस्कृत का स्वर्णकाल गुप्त काल, हिंदी का स्वर्णकाल अकबर का काल, भक्ति आंदोलन का टाइम है ये, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण का स्वर्णकाल शाहजहां, और वैसे टोटल भारत का स्वर्णकाल गुप्त काल। गुप्त काल में विज्ञान, धातु, शिल्प पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ था गुप्त काल में। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त कब जारी की गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त कब जारी की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त कब जारी की गई? 1 फरवरी 2019, 9 फरवरी 2019, 27 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019। लगाइए अपना आंसर 2 सेकंड में। ABCD, तो सही आंसर है उसका 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। 24 फरवरी 2019 को। इससे संबंधित फैक्ट क्या क्या है देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या होता है, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या है, प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि, एक किसान को राशि दी जाएगी 6,000 की, वो राशि एक साल में 6,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये के रूप में 3 किस्तों के माध्यम से, तो 2,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तों में। प्रथम किस्त का वितरण कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से पहली किस्त की शुरुआत करी थी। कहाँ से करी थी? गोरखपुर से, ये भी याद रखें, ठीक है। कब करी थी? 24 फरवरी 2019 को। 17वीं किस्त आ गई है, क्या कहा जाता है, 17वीं किस्त जो है इसकी वो जून 2024 में आई है। इसका मतलब अगली जो किस्त आएगी, ठीक है, अगली जो किस्त आएगी वो 18वीं किस्त होगी। 17 किस्त आ चुकी है। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं भैया, उसकी तरफ जाते हैं। कह रहे हैं निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। आपके कूट ये है, कह रहे हैं कि कथन 1 सही और कथन 2 सही नहीं है, मतलब पहला ठीक है दूसरा गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं है, मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत है। कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है, मतलब पहला वाला सही नहीं है दूसरा ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आप अपना आंसर 2 सेकंड में लगा लीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं माजरा क्या है इससे संबंधित चीज़ों का। कह रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उनका स्रोत क्या है? आयरलैंड। ये भी सवाल आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से हमने लिया है। कौन से भाग में है? तो भाग नंबर 4 में है। और भाग नंबर 4 के कौन कौन से अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये राज्यों के लिए सकारात्मक है, राज्यों के लिए सकारात्मक है, लेकिन लोगों के लिए नकारात्मक बताए गए हैं। लोगों के लिए नकारात्मक है। एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई भी राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर भी सकती है, नहीं भी लागू कर सकती, इसलिए उसका फ़ायदा है।
हमारा नुकसान ये है कि हम इसे लागू करवा नहीं सकते, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये राज्य के लिए सकारात्मक है और व्यक्तियों के लिए नकारात्मक है। ये गैर न्यायोचित मतलब कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं है। अगर राज्य सरकार इसको लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट में जाके डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है ये वाद योग्य नहीं है। देखिए, ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है और ये वाद योग्य भी नहीं है। ये समाजवादी है, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि समुदाय के कल्याण को ये प्रोत्साहित करते हैं। तो सकारात्मक है राज्यों के लिए, है ना, अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है, और कह रहे हैं कि ये समाजवादी है क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कोई भी फैक्ट मैंने ऐसा मेंशन नहीं करा है जो कमज़ोर हो, जहां से सवाल ना आए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसका संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, पीसी महालनोबिस और जीडी बिरला। लगाइए अपना आंसर 2 सेकंड में। चलिए बता देते हैं आपको। इस सर्वोदय योजना को लाए थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाई गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपको पता है कि भारत की आज़ादी के समय ये चर्चा चल रही थी कि देश का डेवलपमेंट कैसा होगा, इसलिए लोग अपनी अपनी योजनाएं बता रहे थे। इसलिए याद रखा थोड़ी सी बातों को जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, बॉम्बे प्लान किसका था? तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। अर्देशीर दलाल ने बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करा था 1944 में। रट्टा मार लें, ये योजना पूछी जाती है। गांधीवादी योजना 1944 में आई थी और गांधीवादी योजना को लाए थे श्री मन नारायण। तो गांधीवादी योजना श्री मन नारायण की थी। जन योजना को लाए थे 1945 में M.N. राय। ये वही M.N. राय हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। भारत की तीसरी बड़ी पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके संस्थापक M.N. राय। और भैया सर्वोदय योजना को लाए थे 1950 में। ये योजना प्रस्तुत करी थी किसने? जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी थी 1950 में। M.N. राय ने 1945 में जन योजना पे पेश करी थी। श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत करी थी 1944 में। और अर्देशीर दलाल ने 1944 में बॉम्बे प्लान दिया था। ठीक है, प्लान और योजना एक ही बात है, कभी बॉम्बे योजना आ जावे। योजना को अंग्रेजी में प्लान बोलते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? कामकाजी आयु की आबादी माना जाता किसको? 15 से 59 वर्ष, 20 से 64 वर्ष, 18 से 64 वर्ष, 16 से 65 वर्ष। 2 सेकंड है, अपना हिसाब लगा लीजिए। तो वो आंसर है बेटा, भारत में अनाश्रित आबादी जो है वो 15 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र के बीच होती है। देखिए 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी काम नहीं करेगा, सरकार ने कह रखा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 14 साल से छोटा कोई बच्चा काम नहीं करेगा और 59 साल के बाद कोई काम करने के लायक नहीं रहता। ठीक है, 59 साल से के बाद कोई काम करने के लायक आदमी नहीं बचता। ठीक है, तो कामकाजी जो एक क्राइटेरिया है उम्र का, वो 15 से 59 साल तक है। ठीक है, इसका मतलब ये आबादी अनाश्रित है, किसी पर डिपेंड नहीं है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 0 से 14 वर्ष वो आश्रित होते हैं। और भैया जो बुढ़ापे का समय होता 60 साल से ज़्यादा उम्र का, वो भी आश्रित आबादी में होता है। लोग दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, लोग दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए उठो, मेहनत करो, कमाओ, ठीक है, नौकरी करो, खूब संघर्ष करो, क्योंकि यही क्राइटेरिया है। मैं आपको बता दूं उम्र का। अब आप सब लोग जो हैं 15 साल से तो ज़्यादा के हो गए हैं। ठीक है,
और आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं 59 तक की उम्र की तरफ, ठीक है। जीवन में बहुत सारे काम हमें करने हैं, तो पहले पढ़ाई का काम अच्छे से पूरा करके जॉब ले ली जाए और उसके बाद में बाकी काम तसल्ली से निपटाए जाएं, ठीक है। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं उनको भी देख लें। भारत में अनाश्रित आयु वर्ग, अनाश्रित का मतलब है जो किसी पर आश्रित नहीं है, तो वो 55 से 59 साल के लोग हैं। और आश्रित आयु वर्ग क्या है, 0 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो आश्रित होते हैं, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी आश्रित आबादी में काउंट होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह व न्यायमूर्ति आर महादेवन को किस न्यायालय में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी इनकी नियुक्ति हुई है इन दोनों की। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इसमें करंट अफेयर्स भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ऐड करता हुआ चल लिया हूँ बीच बीच में उसके सवाल बनाकर। बाकी करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासों को देख के अपने करंट को बेहतर कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। जो भी उसमें से पढ़ लोगे, मेरा ये मानना है कि कोई सवाल जो है इधर उधर नहीं होगा, अधिकांश सवाल आपको करंट के मिल जाएंगे, जो भी 2-4 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो करंट के लिए क्लास आती है, उस क्लास को अटेंड करें, ठीक है। न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह व न्यायमूर्ति आर महादेवन को किस न्यायालय में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है केरल उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कह रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो कोटेश्वर, न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्ति मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्त हुए, अभी नियुक्त हुए हैं, इसलिए ऐसे सवाल एसएससी मालूम कर लेगा। देखिए, जुलाई 2024 में कोटेश्वर सिंह व आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं भाई। अगला सवाल कह रहा है कि महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। महासु नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बता देना है, ठीक है। ऑप्शन शुरू हो रहे हैं कर्नाटक, बी में पश्चिमी बंगाल, सी में तमिलनाडु और डी में हिमाचल प्रदेश। नाम क्या है, महासु नृत्य शैली। 2 सेकंड है, अपना आंसर लगा लीजिए। चलिए, आंसर है इसका सही और सटीक आंसर आपने लगा लिया होगा, हिमाचल प्रदेश। महासु नृत्य शैली कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। क्या क्या सवाल है, देखिए, ये कुछ नृत्य मैंने 5 लिखे हैं, उनको आप देख लेना एक बार। इम्पोर्टेंट ही लिखता हूँ मैं, पेपर में आने लायक। महासु नृत्य शैली कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का। धमाल कहाँ का नृत्य है, हरियाणा का। डांडिया कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात का। पंवरिया कहाँ का नृत्य है, पंवरिया तो फिर वो है बिहार का, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से आपको 2-1 नाम पता हो पहले से ही। जो नाम आपको नहीं पता उस नाम पर आप अच्छे से काम करिए, वही नाम पेपर में आने की संभावना होगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ के लिख के लाता हूँ, आपके लिए लिखवाता हूँ, ताकि एसएससी जीडी में वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं अगले सवाल में भैया। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार, बांसुरी, सरोद या संतूर। पंडित रविशंकर सितार, बांसुरी, सरोद या संतूर क्या बजाते थे, ठीक है। अपना आंसर 2 सेकंड में लिख लीजिए। 1 2 3 4 सितार। सब बच्चों को पता होगा इस सवाल का जवाब सितार। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मैंने कुछ कलाकार लिखे हैं, 5 नाम लिखे हैं, ये भी मैं सब आपको ऐसे धीरे धीरे करके याद करा दूंगा। देखिए, पंडित रविशंकर, ठीक है। तो पंडित रविशंकर सितार के कलाकार रहे हैं, भारत रत्न है। हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, चारों ओर रस बखेरा बांसुरी बजा के हरि ने भगवान कृष्ण ने, तो हरि प्रसाद चौरसिया। अमजद अली खान क्या बजाते थे, सरोद। अमजद अली खान क्या बजाते थे, सरोद। पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव ने बजाया संतूर, शिव ने संतूर बजाया। बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के,
पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के, अमजद अली खान सरोद के, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के और पंडित रविशंकर सितार के प्रतिपादक, सितार के कलाकार, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगले सवाल में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जगमोहन डालमिया, ग्रेग बार्कले, जैसा, रोजर बिन्नी। ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से अपना 2 सेकंड में आंसर लिख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब अध्यक्ष बन गए हैं जैसा। जैसा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है और उन्होंने जगह ले ली है ग्रेग बार्कले की। तो अब ग्रेग बार्कले मत लगा देना, ग्रेग बार्कले जो हैं वो चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं। आईसीसी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। देखिए, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष जैसा बन गए हैं। सबसे कम उम्र में आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं जैसा। 35 साल की उम्र में ये बंदा आईसीसी का अध्यक्ष बन गया। 35 साल, 35 ईयर इनकी उम्र हुई है। ठीक है, सबसे कम उम्र के आईसीसी के अध्यक्ष ऐसे भी पूछ लेंगे तो जैसा बने हैं। आईसीसी का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? तो जगमोहन डालमिया। ये सवाल भी एसएससी ने पूछा है। आईसीसी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो जगमोहन डालमिया बने थे आईसीसी के पहले अध्यक्ष, जो कि भारतीय थे। कह रहे हैं भारत में APEDA का पूरा नाम क्या है? कह रहे हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड मटेरियल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्योर फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। आप आंसर लगाइए अगर आपने पढ़ा तो। एपिडा का अर्थ, एपिडा की फुल फॉर्म अगर आपने पढ़ी है तो लिख लीजिए क्या है। ऑप्शन 4 है। ठीक है, 2 सेकंड के भीतर अपना आंसर लगा दीजिए। ABCD क्या आंसर सही है इन 4 में से? फुल फॉर्म, एपिडा की फुल फॉर्म लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका पूरा नाम है, एपिडा का पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या डिटेल है? एपिडा का ये पूरा नाम हो गया। हिंदी में कहते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेट का आखिरी और अंतिम सवाल है भाई। ठीक है, चलिए। भारत सरकार का लक्ष्य है डॉट डॉट कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है, जिसे पहली बार 25 जून 2015 को पेश किया गया था। तो कह रहे हैं कौन सा प्लान था? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या जल जीवन योजना। 2 सेकंड में अपना आंसर लगा दीजिए। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। ठीक है, और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है डॉट डॉट कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। जब आवास प्रदान करना है तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, पॉलिसी से क्या मतलब हो गया? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, शिक्षा से क्या मतलब हो गया? जल जीवन योजना, जल जीवन से संबंधित क्या हो गया? तो ऑप्शन आएगा बी वाला। और फैक्ट देखिए क्या क्या लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। उद्देश्य था शहरी निवासियों को किफ़ायती आवास प्रदान करना और टारगेट ये था कि 2022 तक
सभी लोगों को किफ़ायती आवास प्रदान हो जाए। ठीक है, 2022 तक सहायता राशि 2.67 लाख रुपए सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी, और कमेंट करके ये बताइए कि इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। फिर बात करेंगे कल हम कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं बेटा। और हाँ, ये जो हमारी क्लास अगर आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो इस क्लास को और बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, और हाँ, अगर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आपसे, है ना, कि आप जो है जो हम मेहनत करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया।